हेलो वेलकम इन AK स्टडी प्लस। देखो यार, क्लास 11th का एग्ज़ाम हो चुका है, रिजल्ट आने ही वाला होगा। ठीक है, तो रिजल्ट का वेट अभी मत करो, पहले आप क्लास 12th की तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अगर आप क्लास 12th में बहुत अच्छा करना चाहते हो क्लास 12th के बोर्ड में, तो आपको अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो मैंने क्लास 11th कंप्लीट आपको पढ़ाया, अब क्लास 12th की बारी है। क्लास 12th शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो, ये जो लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 का, इसमें हम क्या सीखेंगे? इसमें हम सीखेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन और इन्वर्टिबल फंक्शन। मतलब कि जब ये लेक्चर एंड होगा तो आपको दो चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी कि ये फॉग गॉफ क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, और किसी फंक्शन का इन्वर्स निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, किस तरह से हम इन्वर्स निकालते हैं, और इन्वर्स का मीनिंग क्या है। दोनों चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी इस लेक्चर के एंड तक। फिर से कह रहा हूँ, देर मत करो, अब क्लास 12th की तैयारी शुरू करो। ठीक है, मैं आपके साथ रहूँगा शुरू से लेकर एंड तक। तो हम ये सारी तैयारी जो क्लास 12th बोर्ड की है बहुत अच्छे से करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और समझते हैं पहले कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद इन्वर्टिबल फंक्शन थोड़ी देर के बाद समझेंगे। पहले आप समझो कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है। कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शन का सिंपल सा ये मीनिंग है कि अगर आपके पास कोई एक फंक्शन है मान लो, तो आप उस फंक्शन के अंदर एक दूसरा फंक्शन किस तरह से अप्लाई करोगे। फंक्शन विद इन फंक्शन कह सकते हो एक तरह से आप। ठीक है, जैसे क्या कि अगर मान लो अपने पास एक फंक्शन है जी, उसके अंदर आपने एक्स ना पुट करके एक दूसरा फंक्शन ही पुट कर दिया, यानी कि एफ ऑफ एक्स, तो इसको बोला जाएगा गॉफ, GOF। ठीक है, इस तरह से मान लो अगर आपके पास एक फंक्शन है, इसके अंदर आप एक्स ना पुट करके एक दूसरा ही फंक्शन पुट कर दो GX, तो इसको बोला जाएगा फॉग, FOG। ठीक है, क्लियर हुई बात। ये तो मैंने आपको जरा सा रफली बताया, अब इसको थोड़ा और अच्छे समझो। आप समझो कि अपने पास एक फंक्शन f है जो a टू b डिफाइंड है ना। अपने पास एक फंक्शन है f जो सेट a टू सेट b डिफाइंड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप क्या पुट करते हो? x, यानी कि ये क्या रिटर्न करेगा? f ऑफ x। ठीक है, तो ये अपना f है। इसी तरह से मान लो एक अपना फंक्शन g है जो b टू c डिफाइंड है। ठीक है, एक दूसरा फंक्शन है g जो कहाँ से डिफाइंड है? b टू c। ठीक है, मतलब क्या कि इस g के अंदर अगर आप मान लो एक दूसरा फंक्शन जो f(x) आपको मिला था वही पुट कर दो, तो आप कहाँ पे जाओगे? तो आप c पे जाओगे, यानी कि यहाँ पे। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि एक बार यहाँ आ रहे हैं, फिर एक बार यहाँ जा रहे हैं। सोचो अगर अपने पास कोई ऐसा रास्ता हो जो हम डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जा सकें। ठीक है, उसी को हम बोलेंगे GOF, यानी गोफ। समझ में आ गई बात? यानी कि जो शुरुआत में था ना, वो यहाँ पे आप बाद में लिखते हो। क्लियर हो गई बात? और जो यहाँ बाद में है वहाँ पे पहले लिखते हो। इसका मतलब क्या है कि बाद वाले में पहले वाला पुट किया जा रहा है ना। यहाँ पर g के अंदर f(x) पुट किया जा रहा है। ठीक है, अगर ऐसे आपको नहीं समझ में आया, ठीक है, तो आप ऐसे समझो। ठीक है, मतलब कि जो g और f है वो डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक गया? a से c तक गया है। ठीक है, तो इसीलिए बोला गया है कि द कॉम्पोजिशन ऑफ f एंड g डिनोटेड बाई गोफ एंड डिफाइंड बाई, जो गोफ होगा वो a टू c जाएगा डायरेक्ट, है ना। GOF(x) का मतलब होता है g के अंदर आपने f(x) पुट कर दिया। अब ये चीज़ जो है इसको आप एग्जाम्पल से समझो ना, क्योंकि ऐसे थोड़ा ना समझ में आएगा। अगर आप पहली बार कर रहे हो तो आपको एक एग्जाम्पल चाहिए होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत ही, ठीक है, सिंपल सा, लेकिन आपको समझाने के लिए काफ़ी होगा। ठीक है, मान लो कि अपने पास एक फंक्शन है जो सेट a टू b डिफाइंड है, जो सेट a टू b डिफाइंड है। ठीक, और यहाँ पे f ऑफ x बराबर आता है 2x की। मतलब क्या है कि जब आप x पुट करते हो तो ये आपको 2x रिटर्न करता है। क्लियर हो गई बात? अब यहाँ पे एक दूसरा सेट है, मतलब फंक्शन है, ठीक है g, जो मान लो b टू c डिफाइंड है। ठीक है, अब ये सेट ए बी सी क्या है इसकी चिंता मत करो। मान लो कि जो भी हम पुट कर रहे हैं ना वो यहाँ से आ रहा है। ठीक है, जो भी आ रहा है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे है। ठीक है, ऐसे मान के चलना भी। ठीक है, उस चक्कर में मत पड़ना ABC क्या हो तो बताया नहीं, वो सब छोड़ो यार। अभी आप सिंपली समझो कि f ऑफ x 2x है, और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जो g ऑफ x है, ठीक है, वो क्या है? वो है मान लो 10x। ठीक है, और यहाँ से आपसे कोई पूछ ले कि भाई मुझे बता दो कि GOF क्या होगा। GOF क्या होगा? GOF मतलब G ऑफ f(x) है ना, G ऑफ f(x), यानी कि g के अंदर ही आपने f(x) पुट कर दिया। अच्छा, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रही है कि ABC क्या है तो मैं बता ही देता हूँ कि चलो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं ना कि जो A है, ठीक है, B है और C है, ये तीनों थोड़ी देर के लिए रियल नंबर ही मान लो यार,
कन्वीनियंस के लिए, है ना। फॉर एग्जांपल अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग मिलेगा, मतलब ए भी रियल नंबर, ए भी रियल नंबर है, सारे रियल नंबर ये समझ लो, ठीक है ना, थोड़ी देर के लिए फॉर एग्जांपल, क्योंकि अभी तो हमें फॉग और गोफ का मतलब समझना है यार, तो उन सब चीज़ों में मत पढ़ना कि ये क्या है, ठीक। इतनी बात समझ में आई। अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ध्यान से देखो, जी ऑफ एफ एक्स, और मुझे पता है कि जो एफ एक्स है ना, इसकी तो वैल्यू कितनी आती है, 2x आती है, तो क्या मैं इसकी जगह 2x पुट कर सकता हूँ, बिल्कुल, तो इसकी जगह मैंने 2x पुट कर दिया, ठीक। अब मुझे पता है कि जी के अंदर जो भी चीज़ जाएगी वो 10 का एंगल बन जाएगा, यही तो करता है भाई फंक्शन, क्या है इसका, जी का क्या फंक्शन है, फंक्शन मतलब क्या काम है इसका, इसीलिए इसको फंक्शन बोलते हैं भाई। इनका फंक्शन ही यही होता है कि जो इसके अंदर डालोगे वो कुछ अलग तरह से आउटपुट देंगे, यानी अगर आपने x डाला तो 10x देगा, अगर आपने 2 डाला तो 10 2 दे देगा, है ना। अगर आपने मान लो y डाल दिया तो ये 10y दे देगा। तो इसी तरह से अगर आपने 2x डाल दिया तो ये 10 2x देना चाहिए, तो यानी कि जी के अंदर जो भी डालोगे 10 के एंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि 2 डाला आपने तो ये 10 का एंगल हो जाएगा 2x। समझ में आ गया, थीटा की जगह मतलब, तो यानी कि ये जो जी ओ एफ आया है वो आएगा 10 2x इस केस में। अब समझ में आ गया, अब समझ में आ गया कि भाई ये गो फॉग वगैरह क्या होते हैं। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे ना आपको और अच्छे से क्लियर होता जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। अभी हम जैसे जैसे आगे चलेंगे सब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 12th मैथ्स बहुत ही एडवांस लेवल पढ़ना चाहते हो, बेसिक से लेके एडवांस लेवल, क्लास 12th बोर्ड के लिए, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो या फिर ऐसे किसी भी बोर्ड में हो जहाँ पे एनसीईआरटी फॉलो होती है, तो आप क्लास 12th मैथ्स का कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ले सकते हैं। यहाँ पे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, ठीक है, कंप्लीटली, यानी बेसिक से एडवांस तक जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस है, कॉन्सेप्ट हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, सब आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। इसके लिए आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से एक स्टडी ऐप, यहाँ पे आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। देखो जो आपकी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 15 है, ठीक है, इसको करो तो आपको फॉग और गोफ की थोड़ी सी और क्लियरिटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे क्या है, ठीक है, पहले मैं थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ, ठीक है, अभी इस पर ध्यान मत दो, एक क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, पहले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। एक फंक्शन है जो यहाँ से यहाँ डिफाइंड है, मतलब इसको मान लो सेट ए और इसको मान लो सेट बी, तो ये जो फंक्शन एफ है ये फ्रॉम ए टू बी डिफाइंड है। अब अगर आपने इसको बी माना तो देखो ये वही सेम चीज़ है, यानी कि यहाँ पर ये बी है और ये सी है, यानी कि जो फंक्शन जी है वो बी टू सी डिफाइंड है, ठीक। अब यहाँ पे बोला गया कि फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइंड है कि एफ ऑफ 2 3 आता है, एफ ऑफ 3 4 आता है, एफ ऑफ 4 और 5 बराबर आते हैं, इसी तरह से जी की अलग अलग वैल्यू दे रखी है। हमें बताना है गॉफ क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर जो लिखा है इसको छोड़ो अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है, थोड़ी के लिए इसको भूल जाओ, अभी एरो डायग्राम समझते हैं। यहाँ पर ये मान लो सेट ए है, ये मान लो सेट बी है और ये मान लो सेट सी है। तो यहाँ पर, ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूँ समझने के लिए, थोड़ी देर के लिए कन्वीनियंस के लिए आप क्या कर रहा कि यहाँ पर ये जो है ना, इसको मैंने थोड़ी के लिए सेट ए बोला, ठीक है, इसको ना थोड़ी के लिए सेट बी बोला, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये वही चीज़ है, बी हो गया और ये सी हो गया, क्लियर है। चलो तो मतलब ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो ए के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, 2 3 4 और 5। बी के पास क्या क्या एलिमेंट है, 3 4 5 9। सी के पास क्या क्या एलिमेंट हैं, 7 11 15, ठीक है। ए से बी में कौन सा फंक्शन गया है, एफ, और बी से सी तक कौन सा फंक्शन गया है, जी, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे बोल रहा है एफ ऑफ 2 3 के बराबर है, यानी कि एफ के अंदर अगर आप ये 2 पुट करोगे तो ये 3 से जाके लिंक हो जाएगा, ठीक है। एफ ऑफ 2 किसके बराबर है, 3 के बराबर है, तो यानी कि ये 3 से लिंक होगा। उसके बाद क्या बोला गया है, एफ ऑफ 3 4 से लिंक होगा, यानी कि एफ ऑफ 3 की वैल्यू 4 आ जाएगी। उसके बाद क्या है, एफ ऑफ 4 और एफ ऑफ 5 दोनों ही 5 से लिंक होंगे, यानी 4 और 5 दोनों किससे लिंक हो जाएंगे, यहाँ पे 5 से लिंक हो जाएंगे, मैप्ड हो जाएंगे अगर हम सही तरीके से बोले तो, ठीक है। G3 और G4 7 है ना, यानी कि यहाँ पर अब जी की बात कर रहे हैं, याद रखना किसकी बात कर रहे हैं, अब जी की बात कर रहे हैं। तो इसके अंदर अगर आप 3 डालोगे, ठीक है, तो G3 7 से लिंक हो जाएगा जाके, या मैप्ड हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप G4 डालोगे, यानी कि जी के अंदर 4 पुट करोगे, तब भी ये 7 से ही लिंक होगा। उसके बाद क्या है, G5 और G9 11 से लिंक हो जाएंगे, तो G5 और G9 11 से लिंक हो जाएंगे, ठीक है। ये है कुछ। तो फाइनली जो आपको, अगर मैं कोई एक फंक्शन डिफाइन करता जो डायरेक्ट ए टू सी जाता, तो इसके अंदर यही तो आता है ना, यानी कि ये पुट करने पे, जैसे अगर मैं डायरेक्ट 2 पुट करूं, एक ऐसा फंक्शन जो मुझे डायरेक्ट 7 दे,
तो उसी को तो बोलेंगे यहाँ पे गॉफ, GOF, क्योंकि F वाला चीज़ पुट कर रहे हो ना, तो यहाँ पे बाद में आएगा। तो यानी 2 पुट करने पे 7 आएगा ना। तो यहाँ पर देखो ये वैसा ही है। शुरुआत आप कहाँ से करोगे, शुरुआत आप करोगे, ठीक है, कि भाई जो आपसे बोला GOF लिखो, GOF, ठीक है। सबसे पहले क्या पुट किया, 2, यानी GOF2। तो GOF2 का मतलब क्या हो जाएगा कि G के अंदर आपने F2 पुट कर दिया। अब F(2) कितना दे रहा है, F(2) दे रहा है आपको 3। आप यहाँ से भी देख सकते हो F(2) कितना दे रहा है, 3। तो यानी कि F(2) की जगह क्या लिख दो, 3। तो ये क्या बन जाएगा, G3 बन जाएगा। तो G3 कितना दे रहा है आपको, 7। या फिर आप यहाँ से भी देखो G3 कितना दे रहा है, 7। और अगर आप डायरेक्ट देखना चाहते हैं तो अगर आपने GOF में ये वाला बीच वाला स्टेप्स अगर मैं हटा दूँ, ठीक है, तो GOF2 कितना दे रहा है, 7। तो इस डायग्राम से भी देखो GOF2 कितना दे रहा है, 7। ठीक है। ऐसे ही अगला क्या है, अगला है यहाँ पे 3 वाला चीज़ पुट किया गया है। तो यहाँ पे GOF में 3 पुट करोगे, GOF में क्या पुट करोगे, 3। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई G के अंदर F3 पुट कर दो। अब F3 की वैल्यू अपने को पता है कि भाई F3 की वैल्यू है 4, तो इसकी जगह 4 आ जाएगा, तो ये G4 बन जाएगा। अब G4 की वैल्यू अपने को पता है 7, तो इसकी वैल्यू 7 आ जाएगी, है ना। अगर हम बीच वाला स्टेप हटाएं, डायरेक्ट A to C जाएँ, तो ऐसा फंक्शन इसमें 3 पुट करने पे 7 मिल गया। तो यहाँ भी आप देखो, आपने 3 पुट किया, 3 वाला रास्ता कहाँ पे खत्म हो रहा है, 7 पे। 3 पुट करोगे तो 7 मिल जाएगा। आगे बात समझ में, इस तरह से बाकी चीज़ें निकाल सकते हो, ठीक है। 4 और 5 पुट किया गया, तो GOF में 4 और GOF में 5। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, F4 की वैल्यू है 5। F4 की वैल्यू कितनी है, F4 की वैल्यू है 5, ठीक है। और ये देगा 11, क्योंकि G5 बन जाएगा, तो G5 की वैल्यू 11 आती है। इसी तरह से ये निकाल लोगे, ठीक है। तो ये नकली सा सवाल था, आपको समझ में आ गया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, अच्छा सा। एग्जाम्पल नंबर 16 आपको थोड़ा और क्लियर होगा। कह रहा है कि GOF और FOG दोनों फाइंड आउट करो अगर F R2R है, G भी R2R है। डिफाइंड कुछ इस तरह से कि F(x) की वैल्यू cos x आती है, तो मैंने यहाँ पर ये लिख दिया, और G(x) की वैल्यू 3x² आती है, तो यहाँ पे ये लिख दिया, ठीक है। दोनों फंक्शन R2R डिफाइंड है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं गॉफ की, ठीक है। तो इन दोनों को निकालना और दिखाने के बराबर नहीं है। तो गॉफ की बात करते हैं। GOF(x) का मतलब क्या होता है कि G के अंदर आपने F(x) पुट किया हो। अब मुझे एक बात बताओ, क्या इस F(x) की वैल्यू पता है, बिल्कुल। F(x) आता है cos x, तो यहाँ पे F(x) की जगह मैं cos x लिख दूंगा, ठीक है। ये जो है अपनी जगह ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे G के अंदर ही cos x पुट कर दिया गया, तो ये क्या देगा, कैसे पता लगेगा, यहाँ से देखो जाए एक बार। यहाँ पे आप जो भी पुट करते हो, ये उसका स्क्वायर कर देता है और 3 टाइम्स कर देता है। तो अगर आप G के अंदर मान लो 5 पुट कर दो, तो ये 5 का स्क्वायर कर देगा और उसका 3 टाइम्स करेगा। ऐसे ही अगर इसके अंदर आपने सोचो cos x पुट कर दिया, तो ये cos x का स्क्वायर कर देगा और उसका 3 टाइम्स देगा। तो यहाँ पे G के अंदर आपने cos x पुट किया है, तो ये उसका स्क्वायर करेगा, 3 टाइम्स देगा। तो यानी कि GOF तो इतना आया, ठीक है। FOG भी निकालना है, FOGX निकालते हैं। इसका मतलब क्या होगा कि F के अंदर आपने GX पुट कर दिया। अब इसका क्या मतलब हुआ कि पहले GX देखो, पहले अंदर वाली चीज़ सॉल्व करो, ठीक है। तो GX क्या है, GX है 3x² पुट कर दिया। अच्छा, अब F(3x²) है। अब F के अंदर जो भी होता है वो उसका क्या करता है, वो यहाँ से पता लग रहा है कि भाई, सॉरी, यहाँ से पता लग रहा है कि F के अंदर जो भी आप चीज़ पुट कर रहे हो, है ना, ये कोस के थीटा के साथ उसको वापस करता है आपको। यानी कि अगर आपने मान लो 30 प्रूफ पुट किया, तो ये cos 30 आपको देगा, ठीक है। अगर आपने यहाँ पे मान लो y पुट किया, तो ये cos y आपको रिटर्न करेगा। मतलब जो भी इसके डोमेन में है वही आप पुट कर सकते हो, लेकिन ये देगा कैसे, cos के साथ। तो अगर आपने 3x² पुट किया, तो ये cos के साथ इसका थीटा दे देगा, यानी cos थीटा की जगह 3x²। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल नहीं है, मतलब गॉफ और फॉग इक्वल नहीं। क्लियर होगी बात। चलो अब बात करते हैं इन्वर्टिबल फंक्शन की। इन्वर्टिबल फंक्शन मतलब जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। याद रखना, सभी फंक्शंस का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। कुछ ही फंक्शन होते हैं जो इन्वर्टिबल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये डेफिनेशन है इन्वर्टिबल फंक्शन की, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। पहले समझते हैं कि किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का मतलब क्या होता है, ठीक है। किसी भी फंक्शन के इन्वर्स का मतलब क्या होता है, पहले वो समझ लो, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं। पहले किसी फंक्शन के इन्वर्स का मतलब समझो। देखो, मान लो कि यहाँ पे कोई फंक्शन है f(x). मान लो आपने f(x) पुट किया, आपने f(x) पुट किया और आपको मिल गया मान लो 5,
जस्ट इमेजिन, मैं एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले रहा हूँ कि आपने कोई फंक्शन एफ एक्स लिया, एफ एक्स पुट किया और 5 मिल गया। तो एफ के इन्वर्स का मतलब होगा कि कोई एक ऐसा फंक्शन लेके आओ, मान लो दूसरा फंक्शन है जी, जिसके अंदर अगर आप 5 पुट करो तो ये वापिस आपको एक्स दे दे। दोबारा समझना कि एफ के अंदर एक्स पुट करने पे अगर 5 मिलता है तो कोई ऐसा फंक्शन जिसके अंदर अगर हम 5 पुट करें तो ये मिल जाए, मतलब अगर ये इससे यहाँ गया था तो इससे यहाँ आ जाए। ठीक है, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है, चलो एक छोटा सा और एग्जांपल लेता हूँ। मान लो कि अपने पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो कि आता है 4x प्लस 3। एफ ऑफ एक्स कितना है? 4x प्लस 3। और एक दूसरा फंक्शन है जी ऑफ एक्स। जी ओ एक्स जो है ना, ये क्या आता है? ये आता है एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई 4। एक्स माइनस थ्री डिवाइड बाई 4 ये दूसरा फंक्शन है, ये पहला फंक्शन एंड ये दूसरा फंक्शन। क्लियर है? अब इसके बाद क्या करोगे, ध्यान से देखना कि यहाँ पे आप ये कह सकते हो ना कि जो ये जी ओ एक्स है ये एफ का इनवर्स है। कैसे? सिंपली समझाता हूँ। अभी डोमेन वगैरह क्या है उस पर डिपेंड करेगा, याद रखना, ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, ये कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, उस पर डिपेंड करता है, बहुत हद तक करता है, गड़बड़ा जाता है मामला। लेकिन अभी हम मान के चल रहे हैं सब कुछ ठीक है, डोमेन वगैरह जो भी हैं सबके वो ठीक है यार, ठीक है ना। अभी उस पर मत जाओ अभी, क्योंकि आपको रफली आइडिया दे रहा हूँ ना मैं। जब हम पहली बार समझ रहे होते हैं सब कुछ परफेक्शन से चाहोगे फिर वो गड़बड़ा जाएगा मामला। तो अभी आप समझो कि जहाँ से जहाँ डिफाइंड है, जहाँ से जहाँ डिफाइंड है वो सब ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या कहना चाहता हूँ कि मान लो अगर मैं एफ ऑफ 1 निकालता हूँ तो कितना आएगा मेरे पास? एफ ऑफ 1 मैंने निकाला तो 4 इंटू 1 4 हुआ, प्लस में 3 करोगे 7, यानी कि एफ ऑफ 1 तो 7 आ गया। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा अगर मैं जी के अंदर ही 7 पुट कर दूँ तो ये वापस 1 मिल जाना चाहिए, क्योंकि 1 पुट करने पर अगर इसमें 7 मिल रहा है तो इसमें अगर मैं 7 पुट करूँ तो क्या ये मुझे 1 देगा? चलो देखते हैं। इसमें मैंने 7 पुट किया तो हो जाएगा 7 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यानी कि जी ऑफ 7 हो गया, 7 में से 3 गया 4/4 यानी कि 1। अब जरा ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, एफ के अंदर 1 पुट कर रहे हो तो 7 दे रहा है। अब मुझे कोई ऐसे फंक्शन की तलाश थी जिसमें मैं 7 पुट करूँ तो मुझे 1 मिल जाए, तो वो मुझे मिल गया जी एक्स। इसके अंदर मैं 7 पुट कर रहा हूँ तो 1 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो एफ का इन्वर्स है, एफ इन्वर्स एक्स है, वो जी एक्स ही है, यानी कि एफ इन्वर्स एक्स जो है वो है x माइनस 3 डिवाइड बाई 4। लेकिन ये कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड था वगैरह वगैरह अभी हम आएंगे। देखो ये आपकी एनसीईआरटी का ही एक एग्जाम्पल का रिजल्ट है, अभी हम आएंगे उस पर। ठीक है, वो कहाँ से कहाँ डिफाइन था वो सब मैं आपको बता दूंगा, बट अभी इस पर कमेंट मत करना, ये तो बोला ही नहीं आपने कि कहाँ से कहाँ डिफाइंड है ये वो। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। देखो ये वाला एग्जाम्पल है वो, अभी हम आएंगे, इसमें सब कुछ बता रखा है कि कौन कहाँ से कहाँ डिफाइंड है, वो अभी छोड़ दो। ठीक है, अभी मतलब मेरे को आपको एक रफ आइडिया देना था बस। ठीक है, कि भैया क्या मतलब है इन सब का। ठीक है, चलो अब पहले एक बार अच्छे से समझते हैं अब डेफिनेशन। अब हम यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होते हैं, कैसे पता लगेगा कोई फंक्शन इन्वर्टिबल है भी या नहीं है, और अगर वो है तो उसका इन्वर्स कैसे निकालेंगे। ठीक, चलो देखो यहाँ पर जो डेफिनेशन 9 है इसमें क्या बोला गया है कि मान लो कोई फंक्शन है एफ जो कि एक्स टू वाई डिफाइंड है, यानी फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई डिफाइंड है। ठीक है, और ये अगर इन्वर्टिबल होगा तो ये इन्वर्टिबल तभी होगा अगर, ठीक है, वहाँ पे एग्जिस्ट करता है एक फंक्शन दूसरा जी जो कि y से x पे आ जाए, यानी कि ये अगर x से y पे जा रहा था तो ये y से x पे आ जाए, जैसे अपने क्वेश्चन में भी था, है ना, कि वहाँ पे 1 पुट करने पे 7 पे जा रहा था तो 7 से 1 पे आ जाए, है ना, याद आ रहा? ठीक है, तो कुछ वैसा ही, हालांकि यहाँ पे सेट की बात की गई है, वो हमने एक एक एलिमेंट की मदद समझा था। ठीक है, ये उसी का बड़ा रूप है। ठीक, तो यानी कि अगर कोई फंक्शन x टू y है, ठीक है, और ये इन्वर्टिबल है, ये तभी इन्वर्टिबल होगा जब एक दूसरा फंक्शन एग्जिस्ट करता हो जो y से x पे डिफाइंड हो और जी ओ एफ आई एक्स के बराबर हो, एफ ओ जी आई वाई के बराबर हो। ठीक है, अगर ऐसा है तो ये फंक्शन इन्वर्टिबल है, और जो g है ना वही है f का इन्वर्स, यानी कि जो f का इन्वर्स है वो g ही है। अब आप कहोगे जी ओ एफ आई एक्स का क्या मतलब है, जी ओ एफ आई वाई का क्या मतलब है, मैं समझा देता हूँ। समझो कि यहाँ पर f के डोमेन में क्या जाता है, इस सेट का एलिमेंट, इस सेट का एलिमेंट मान लो कोई स्मॉल x है, कोई स्मॉल x जो है, ठीक है, स्मॉल x वो यहाँ से बिलोंग करेगा, स्मॉल y मान लो यहाँ से बिलोंग करेगा। तो जी ओ एफ का मतलब क्या हो जाएगा, देखो जी ओ एफ आई एक्स का मतलब है कि जी ओ एफ एक्स एक्स के ही बराबर आ जाए। क्यों? क्योंकि आपने जो पुट किया ना शुरू में वो ऐसे किया है, कुछ g के अंदर एफ एक्स किया है और f के अंदर आर्ग्यूमेंट क्या गया x, तो यानी शुरुआत में आप x पुट कर रहे हो। अब आइडेंटिटी फंक्शन बनने के लिए अगर आपने x पुट किया है तो x ही बचना चाहिए लास्ट में, और कुछ नहीं बचना चाहिए, ये मतलब है आइडेंटिटी फंक्शन यहाँ पे। ऐसे ही एफ ओ जी आई वाई क्यों लिखा हुआ है, एफ ओ जी को आई वाई इसलिए लिखा हुआ है
क्योंकि जो यहाँ पर आप पुट कर रहे हो, ध्यान से देखना, f के अंदर आप g पुट कर रहे हो और g के अंदर क्या आ रहा है, y जा रहा है। तो अगर आपने y पुट किया तो लास्ट में y ही बचना चाहिए। यानी कि ये जो ये लिखा हुआ है इसका सीधा सा मीनिंग है ये, और जो ये लिखा हुआ है इसका सीधा सा मीनिंग है ये। फिर से समझ लो, किसी को कन्फ्यूजन हो, GOF-IX का मतलब है कि GOF-X अगर आप पुट कर रहे हो तो लास्ट में x ही बचना चाहिए। FOG-IY का मतलब क्या है कि अगर FOG के अंदर y पुट कर रहे हो तो लास्ट में y बचना चाहिए। ठीक है, तो F इनवर्स क्या होगा, G। F के इनवर्स G का मतलब सीधा सीधा ये है कि यहाँ पे आप x ले लो, यानी कि जो पैरामीटर यहाँ पे पास कर रहे हो आप वो x है। क्लियर हो गई। इसीलिए लास्ट में आप देखते होगे जब जी वाई में आता है सब कुछ, तो वहाँ पे y को x से रिप्लेस किया जाता है, क्योंकि f इनवर्स x में लास्ट में यहाँ पे g के साथ x होना चाहिए, है ना। बहुत सारे बच्चे रट लेते हैं उसे कि यार वो जो हम लास्ट में पुट करते हैं ना तो y को x से रिप्लेस कर देते हैं, वो इसीलिए करते हैं। ठीक है, अभी अगर आपको नहीं समझ में आया, जस्ट मीनिंग भी समझ में आ गया है तो ठीक है, मैं अब एक बार और अच्छे समराइज करता हूँ। देखो, फालतू का बोझ दिमाग में मत लो। अभी तक आपने जो सुना अगर समझ में नहीं आया तो सीधी सी एक बात समझो कि आपको सिर्फ इतना ढूंढना है कि एक फंक्शन x टू y है तो दूसरा y टू x होना चाहिए, दोनों का गो फॉर फोग आइडेंटिटी फंक्शन होना चाहिए, बस। आइडेंटिटी मतलब अगर आपने x पुट किया शुरू में तो लास्ट में x बचना चाहिए, अगर आपने y पुट किया तो लास्ट में y बचना चाहिए, है ना। तो GOF में ये और FOG में ये, बस। अगर ऐसा है तो जो G है ना वही F का इन्वर्स होता है। मैं आपको एग्जाम्पल से समझाऊँ अगर, ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल समझाऊँ अगर, तो जो अभी हमने एग्जाम्पल लिया था ना डायरेक्ट, वो देखो कुछ इस तरह से है कि एक फंक्शन है जो कि है f, जो इस सेट से इस सेट में डिफाइंड है, ठीक है। और f(x) जो है वो 4x + 3, जहाँ पे देखो n तो नेचुरल नंबर का सेट है और y क्या है, y है वो सभी नेचुरल नंबर जहाँ पे y बराबर 10 आ जाता है। y बराबर क्या आता है, 4x + 3 आ जाता है ना। यानी कि यहाँ पर हमें बस ये दिखाना है कि जो f है वो इन्वर्टिबल है और फिर उसका इन्वर्स फाइंड आउट करना है। तो मैंने क्या बोला, मैंने कहा अगर फंक्शन को इन्वर्टिबल दिखाने हैं तो यानी कि आपको दिखाना होगा फॉग और गोफ दोनों आइडेंटिटी फंक्शन है। अच्छा, एक बात और याद रखना, फंक्शन कोई भी इन्वर्टिबल तभी होता है जब वो 1 1 एंड ऑन टू हो। आप ऐसे भी दिखा सकते हो, फंक्शन अगर 1 1 ऑन टू दोनों है यानी बाइजेक्टिव है तो पक्की बात है कि वो इन्वर्टिबल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया फंक्शन हमारा n2y है, ठीक है, यानी कि f(x) इतना है। अब देखो f(x) को ही y बोलते हैं, तो पहला तो काम ये रहेगा आपका कि f(x) को आप y से रिप्लेस कर दो, क्योंकि याद रखना y ही f(x) होता है। तो f(x) को हम y से रिप्लेस कर देंगे, इतना कर दिया। जहाँ पे ये स्मॉल y कहाँ से आ रहा है, इस सेट से आ रहा है, कैपिटल Y से, ठीक है। और जो x था वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, डोमेन वाले सेट को, यानी कि n को, ठीक है। अब जैसे ही आप इतना कर लोगे, सबसे पहला स्टेप आपका रहता है कि जैसे ये y इक्वल टू समथिंग आएगा तो यहाँ पे आपको x इन टर्म्स ऑफ y लिखना होता है, यानी कि एक तरफ सिर्फ x बचना चाहिए, बाकी सब कुछ उस तरफ y वाली चीज़। तो उसके लिए क्या करोगे, देखो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूँ तो 3 माइनस में जाएगा यानी y - 3 और 4 डिवाइड में जाएगा यानी 4 और बराबर बचेगा x। तो जैसे ही इतना हुआ, जब आपको ये मिल जाए, याद रखना जब आपको ये x मिल जाए तो आप इसी x को मान लोगे GY। अब कहोगे ऐसे कैसे, देखो यार आप क्लास 11 से पढ़ते आए हो कि y बराबर होता है f(x), पढ़ते आए हो कि नहीं, होता है ना। तो जैसे f(x) की जगह y लिखा जा सकता है या फिर y की जगह f(x) लिखा जा सकता है, इसी तरह से x होता है g(y)। याद रख लेना इन दोनों चीज़ों को, जैसे y होता है f(x) जो आप आज तक पढ़ते आए हो, वैसे ही x होता है g(y), यानी g(y) की जगह आप ये लिख सकते हो, इसकी जगह ये लिख सकते हो। तो इसीलिए x की जगह क्या मान लिया, g(y) बराबर क्या है, y - 3 डिवाइड बाई 4। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमने एक g डिफाइन किया जो y टू n है। g कहाँ से कहाँ तक डिफाइन किया, y टू n। क्यों, अगर ये n टू y है तो ये y टू n होना चाहिए। ये आ गया। अब बस देखो यार, आपको क्या मिल चुका है, आपके पास f(x) है, आपके पास g(y) है। अब आप गो फॉर फोग निकाल दो इनका। तो मान लो पहले GOF(x) निकालते हैं। GOF(x) का मतलब क्या हो गया, g के अंदर f(x) पुट करना, और g की जगह मैंने यहाँ g लिखा। f(x) ध्यान से देखो, f(x) की वैल्यू है 4x + 3, तो मैंने क्या किया, इस f(x) की जगह 4x + 3 पुट किया। अब मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पर
जी के अंदर जो भी पुट करते हैं ये क्या रिटर्न करता है, ये उसमें से 3 माइनस करता है, डिवाइड बाई 4 कर देता है। मतलब यहाँ पे अगर मैं x पुट करूँगा तो ये x में से 3 डिवाइड बाई 4, अगर यहाँ पे 5 पुट करूँगा तो 5 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, अगर मैं यहाँ पे मान लो 50 पुट कर देता हूँ तो 50 माइनस 3 डिवाइड बाई 4, बस वो इसके डोमेन में होना चाहिए जो मैं पुट कर रहा हूँ, वो कंडीशन है। ठीक है, तो आप जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ पर जो ये y था, है ना, इसको आप थोड़ी देर के लिए y समझो, तो ये क्या देगा, y माइनस 3 डिवाइड बाई 4, यही तो देता है ये। लेकिन अब y की जगह y नहीं है भैया, हम यहाँ y मान के चल रहे हैं, लेकिन y की जगह तो 4x प्लस 3 है, तो ये 4x प्लस 3, ठीक है, ये y की जगह आया। माइनस 3 भी तो है, माइनस 3 डिवाइड बाई 4, जैसे इतना हुआ प्लस 3 माइनस 3 कट गया, 4x डिवाइड बाई 4, x बचेगा, x आ गया। तो देखो हमने x पुट किया, x ही आया, मतलब ये आइडेंटिटी ऑफ x में आइडेंटिटी फंक्शन बन गया। तो मतलब क्या है, जी ओ एफ एक्स, तो x आ गया। मैंने आपको समझाया था ना कि भाई अगर किसी का मतलब समझ में नहीं आ रहा है इसका क्या है, तो समझ लेना आपको ये रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर आपने यहाँ x पुट किया तो x आना चाहिए। क्या मिल रहा है हमें वैसा, बिल्कुल हमें ऐसा ही मिल रहा है, जी ओ एफ एक्स, एक्स ही आ गया। अब जी ओ एफ अगर निकल गया तो एफ ओ जी भी निकालना पड़ेगा। एफ ओ जी, देखो जी किस में है, जी का पैरामीटर यहाँ पे है वाई, तो आप याद रखना यहाँ पे आप वाई में चलोगे। तो जी एफ ओ जी वाई का मतलब क्या है कि एफ के अंदर आपने जी वाई पुट किया। अब जी वाई तो आपको पता है, जी वाई तो आपको पता है, ध्यान से देखो क्या है, वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो आपने जी वाई की जगह वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4 पुट कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान से देखो इसकी क्या वैल्यू आएगी, कैसे पता लगेगा, एफ के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ के अंदर पुट किया गया भाई। और एफ क्या है अपना, एफ क्या है अपना कि भाई जो भी एक्स पुट करोगे ये पहले उसका 4 टाइम्स करेगा और फिर उसमें 3 ऐड करेगा, यानी कि जो भी इसके अंदर है उसका 4 टाइम्स प्लस में 3। तो यहाँ पर एफ के अंदर जो भी है इसका 4 टाइम्स, ठीक है, इसके पास जो भी है इसका 4 टाइम्स प्लस में 3, ऐसे समझो ना कि एफ के पास एक्स होता तो ये क्या देता, 4x प्लस 3, एक्स को रिप्लेस कर दो ना, इससे एक्स को रिप्लेस कर दो, आगे बात समझ में। तो 4 से 4 कट गया, फिर माइनस 3 से प्लस 3 कट जाएगा, क्या बचेगा वाई। तो यहाँ पे एफ ओ जी वाई भी वाई ही आ जा रहा है। तो कहने का मतलब है कि जी ओ एफ एक्स आई एक्स के बराबर है, एफ ओ जी वाई आई वाई के बराबर है। आई एक्स आई वाई क्या मतलब समझा चुका हूँ। तो मतलब क्या कि अगर ये दोनों बराबर हो जाए ना तो फंक्शन इन्वर्टिबल होता है। और फंक्शन इन्वर्टिबल होता है, लेकिन एफ का इन्वर्स क्या होता है, जी ही उसका इन्वर्स होता है, अलग से ढूंढने की जरूरत नहीं है। जो आपने जी निकाला वही उसका इन्वर्स है ना। हालांकि आपने जी वाई में निकाला है, आपने जी वाई में निकाला है ना, देखो आपने जी वाई में निकाला है, लेकिन इसको वाई को एक्स से रिप्लेस करते हैं ना हम, जब आपने अलग तरीके से अगर सॉल्व किया होगा तो ये होगा। तो उसका यही मीनिंग होता है यार कि एफ ऑफ इनवर्स जी जो होता है ना, यहाँ पे पैरामीटर आपको एक्स लेना है, याद रखना पैरामीटर आपको एक्स ही लेना है। एफ इनवर्स एक्स क्या होगा, जी ऑफ एक्स के बराबर होगा। अब मुझे पता है कि मैंने जी ऑफ वाई निकाल रखा है, वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, चाहे ऊपर चेक कर लेना। तो जैसे कि यहाँ पे अगर जी के अंदर आप 2 पुट करोगे तो वाई को 2 से ही तो रिप्लेस करोगे। तो उसी तरह से अगर मैं जी ऑफ एक्स निकालूंगा तो वाई को एक्स से ही तो रिप्लेस करूंगा, यानी कि जो वाई माइनस 3 है उसकी जगह एक्स माइनस 3 डिवाइड बाई 4 आएगा। तो इसीलिए जी ऑफ एक्स इतना। जिसको समझ में आए फिर समझ लो कि भाई यहाँ पर जी ऑफ वाई आपने निकाला है वाई माइनस 3 डिवाइड बाई 4, तो जी ऑफ एक्स क्या होगा, वाई को एक्स से रिप्लेस कर दो, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और यही मैंने आपको वो एग्जाम्पल में समझाया था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया। देखो अगली वीडियो में हम मिसलेनियस एग्जांपल्स की बात करेंगे, ठीक है, तब तक वेट करो और इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। साथ ही साथ मैं फिर से बोल रहा हूँ कि आप अगर क्लास 12th मैथ्स बोर्ड में बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयारी करना चाहते हैं तो आप ये कॉन्सेप्ट बूस्टर कोर्स ले सकते हैं। ये आपको मिल जाएगा एक स्टडी ऐप पे, जो कि आपको डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।